हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल्स फंडामेंटल्स। और आज सोशल इश्यूज़ के सीरीज़ में हम पोवर्टी स्टार्ट करेंगे। पोवर्टी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो सीरीज़ है इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपको दो चीज़ें समझनी होगी कि जब हम एक टॉपिक को पढ़ते हैं, सपोज़ हम पोवर्टी पढ़ रहे हैं, तो एक व्यू क्या होता है, फैक्चुअल व्यू होता है। जैसे हम उसमें डेफिनेशन देखते हैं, टाइप्स देखते हैं पोवर्टी की, एब्सोल्यूट होती है, रिलेटिव होती है, डाटा देखते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स देखते हैं, कॉजेज़ देखते हैं। कॉजेज़ कैसे देखते हैं यहाँ पे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एक कॉज़ हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है, लैक ऑफ एक्सेस टू सर्विसेज़ एक कॉज़ हो सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम देखें तो किस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, जैसे माल न्यूट्रिशन, ड्रॉप आउट्स, माइग्रेशन। और सॉल्यूशंस की बात करें तो हम जैसे स्किल डेवलपमेंट करानी चाहिए, वुमेन एसएचजीज को एम्पावर करो, वुमेन को एम्पावर करो, पीडीएस में रिफॉर्म्स लाओ, इस तरीके से हम एक चीज़ को पढ़ते हैं। तो जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इस तरीके से, तो ये आपको जो कंटेंट है ये आपको हर जगह मिल जाता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा, नेट पे मिल जाएगा, ईजिली अवेलेबल होता है। दूसरा व्यू पॉवर्टी को पढ़ने क्या होता है, थियोरिटिकल। इसमें हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखते हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट दिखते हैं। यहाँ पर जो हम कॉजेज वगैरह देखेंगे वो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन इस तरीके से नहीं देंगे देखते हैं। यहाँ पर हम कॉजेज देखते हैं, ब्लेम द पर्सन, ब्लेम द सोसाइटी। इंडिविजुअल कॉजेज क्या है, जिसमें हम डिपेंडेंसी कल्चर वगैरह देखते हैं, और साथ में हम ब्लेम द सोसाइटी में कुछ स्ट्रक्चरल कॉजेज देखते हैं जो इनसे बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इंटरसेक्शनैलिटी देखते हैं कि पोवर्टी, फॉर एग्जांपल, पोवर्टी ऑफ वुमेन कैन बी द रिजल्ट ऑफ कास्ट, कैन बी द रिजल्ट ऑफ जेंडर, रिलीजन, और तीनों एक साथ भी पोवर्टी ऑफ वुमेन का एक हो सकता है एग्जाम्पल। उसके बाद हम यहाँ पे कोड्स देखते हैं, और जो ये थियोरेटिकल फ्रेमवर्क होता है ये यूजफुल होता है एसेज में, एथिक्स में, और जो ये वाले पार्ट है इस पे ये क्वालिटी इनरिचमेंट का काम करता है। तो एसेज में आप यूज कर सकते हो, एथिक्स में काम कर सकते हो, साथ में इस पार्ट को अगर आपको इनरिच करना है, वैल्यू इनरिचमेंट लाना है, तो आप ये वाली चीजें यहाँ पर कुछ कुछ डाल सकते हैं। तो जो ये सीरीज चल रही है, इससे पहले डिप्रीवेशन आया और पोवर्टी आया है, यहाँ पर डेफिनेशन, डाटा, ट्रेंड्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, ये सारी चीज़ें नहीं कराई जाएंगी। यहाँ पर ये वाला पर्सपेक्टिव ऐड होगा ताकि इस चीज़ को वैल्यू एनरिचमेंट मिल जाए, और जो आपका एसे और एथिक्स का पेपर है वहाँ पर वो डायरेक्टली यूज हो सके। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ कुछ ऐसे कोट्स होंगे। कोट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो, कोट्स हम लोगों को कभी भी याद नहीं रहते हैं। ठीक है, कोट्स याद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको समझना बहुत आसान होता है, और एक बार आपको कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया तो वो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन कोट्स याद करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, और आप कितना ही कोट्स याद करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर मेरे को जीएस का आंसर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी पोवर्टी को, डिस्पाइट सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ and targeted welfare scheme, poverty in India continues to manifest in multidimensional forms ranging from income deprivation to lack of access to healthcare, education, housing. तो कुछ इश्यूज यहाँ पे बता दिए कि ये स्ट्रक्चरल इश्यूज है, रीजनल डिस्पैरिटीज की वजह से है, सोशल एक्सक्लूजन की वजह से है, इकोनॉमिक पैरामीटर्स को छोड़कर ये सारी चीज़ें भी हैं। तो ये एक जीएस की तरह हो गया। ठीक है, फैक्चुअल वाला एक कॉन्सेप्ट हो गया ये, जहाँ पर हमने कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेस इस तरीके से बताए हैं। फिर अगर हम एथिक्स में यूज करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, पोवर्टी इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ वेल्थ, इट इज द डिनायल ऑफ डिग्निटी, अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस। व्हेन अ सोसाइटी नॉर्मलाइजेस पोवर्टी इट साइलेंटली एक्सेप्ट्स इनइक्वालिटी एंड इंडिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे, कंपैशन, फेयरनेस, एथिकल गवर्नेंस, इनकी बात करेंगे। तो एड्रेसिंग पोवर्टी देयरफॉर इज नॉट ओनली एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ड्यूटी बट अ डीपली मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर अगर ऐसे में मेरे को इसको इंट्रो के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, पोवर्टी इज नॉट अ स्टैंड अलोन क्राइसिस, इट इज अ मिरर रिफ्लेक्टिंग कलेक्टिव फेलियर्स ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमी एंड स्टेट। तो यहाँ पे तीनों पर्सपेक्टिव हम लेके आए। टू अंडरस्टैंड पोवर्टी,
इट इज टू अंडरस्टैंड हाउ इनइक्वालिटीज मैन्युफैक्चर इनहेरिटेड एंड नॉर्मलाइज्ड अक्रॉस जनरेशन। तो जब हम अलग अलग एथिक्स में हम अलग इंट्रो लिखेंगे, ऐसे में हम एथिक्स वाला यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका थोड़ा अलग वो हो जाता है। कंपैशन, फेयरनेस, एथिकल गवर्नेंस वाला पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो प्योरली एथिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। तो यहाँ पर इस सीरीज में आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेगी, हाँ, लेकिन कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट व्यू पॉइंट, कुछ कोड्स और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो आपका इस वाले पार्ट को एनरिच करेगा और आपके ऐसे और एथिक्स में काम आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। पोवर्टी, सबसे पहले अगर हम देखिए, हु आर द पुअर, हु आर द पुअर। सो अगर इसको मैं आंसर करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि पोवर्टी इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट दोज हु आर करंटली पुअर। पोवर्टी में कौन कौन आते हैं? इट इंक्लूड्स पुअर पीपल rising out of poverty and people who are vulnerable to poverty। पोवर्टी सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं होती जो अभी गरीब है, जो करंटली अभी पुअर है। तो पोवर्टी को एक कॉन्टिन्यूम यानी एक रेंज के रूप में देखना चाहिए हमें। तो जब हम पूछते हैं हु आर पुअर, तो इसका जवाब होता है तीन कैटेगरीज के लोग पोवर्टी के दायरे में आते हैं। पहला है करंटली पुअर। अब करंटली पुअर क्या है? ये वो लोग हैं जो डेली स्ट्रगल्स फेस करते हैं, उनके पास स्टेबल इनकम नहीं है, बेसिक नीड्स जैसे कपड़ा, खाना, मकान प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है, हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटीज ये अफोर्ड नहीं कर पाते। ये आ गए करंटली पुअर। फिर है दोज हु हैव राइजन आउट ऑफ पॉवर्टी। ये वो लोग हैं जो ऑफिशियली पॉवर्टी लाइन के ऊपर चले गए हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अभी भी हाईली अनस्टेबल है। इनके पास अभी भी सिग्निफिकेंट सेविंग्स नहीं है। पॉवर्टी लाइन के तो ऊपर चले गए हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट सेविंग्स नहीं है। एक भी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी या जॉब लॉस इन्हें वापस पॉवर्टी में ले जा सकते हैं। तो लाइफस्टाइल में मेजर इंप्रूवमेंट नहीं आया होता, तो ये लोग नॉन पुअर कहलाते हैं, लेकिन एक्चुअल में पॉवर्टी के एज पर ही जी रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है वल्नरेबल टू पॉवर्टी। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो आज के दिन फाइनेंशियली स्टेबल तो दिख रहे हैं, लेकिन किसी भी एक इकोनॉमिक शॉक से गरीबी में वापस गिर सकते हैं। जैसे डेली वेज अर्नर्स, इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज, स्मॉल वेंडर्स। इनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, सेविंग्स बहुत कम होती है, एसेट्स बहुत कम होते हैं। तो कोई भी पेंडेमिक, फ्लड या इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन इन्हें डायरेक्ट पॉवर्टी में ले जाती है। तो इन्हें हम कहते हैं वल्नरेबल टू पॉवर्टी। अब इन सब में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अगर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो इन सबका हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस होता है, नो सिग्निफिकेंट सेविंग, लाइफस्टाइल remains nearly unchanged, income levels may differ but slightly, and economic position is largely similar। हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? सभी लोग डेली इनकम पे डिपेंडेंट होते हैं। फ्यूचर प्लानिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसी को हम हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस कहते हैं।
और इसके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आप हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएँगे, वहाँ पर से भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है? नो सिग्निफिकेंट सेविंग्स, इनके पास इमरजेंसी के लिए पैसा ही नहीं होता। एक भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट इनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब कर सकता है। लाइफस्टाइल रिमेन्स नियरली अनचेंज, चाहे थोड़ी इनकम बढ़ भी जाए, लेकिन हाउसिंग, फूड, हेल्थ, एजुकेशन जैसे कोर इंडिकेटर्स में कोई मेजर चेंज नहीं होता। फिर इकोनॉमिक पोजीशन जो है इनकी सिमिलर होती है। इकोनॉमिक पोजीशन इज सिमिलर, इनकम के फिगर्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी सब में कॉमन होती है, ठीक है? और कोई भी इनकी अपवर्ड मोबिलिटी नहीं होती, आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज नहीं होते। तो हम ये कह सकते हैं, जो ये कुछ कोट्स मैं आपको दूंगी, या आपको, या तो आप हैंड रिटन नोट्स बना लो, ठीक है, या आपके नोट्स में भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है? वैसे मैं बोलूंगी लिखते चले जाओ। तो हम ये कह सकते हैं, पोवर्टी इज अ स्पेक्ट्रम, पोवर्टी इज अ स्पेक्ट्रम, नॉट अ कैटेगरी। हम पॉवर्टी को सिर्फ इनकम बेस्ड डेफिनेशन तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। ये एक मल्टी डायमेंशनल और डायनामिक कॉन्सेप्ट है, पहली बात ये। और दूसरा ये कि पुअर लोग जो है वो कभी स्टैटिक नहीं होते, वो कभी पॉवर्टी से बाहर जा सकते हैं और कभी उसमें वापस आ भी सकते हैं। तो अगर एक आदमी पतली सी लकीर पर चल रहा है और नीचे पॉवर्टी है, अगर बैलेंस बना रहा तो सेफ है, लेकिन एक भी धक्का मिला तो नीचे गिर जाएगा। तो सिर्फ गिरने वाला ही पुअर नहीं होता, जो गिरा वो तो पुअर है ही है ही, जो इस लकीर में चल रहा है, इस लाइन में चल रहा है, वो भी रिस्क में है और वो भी पुअर की कैटेगरी में ही आता है। तो सोसाइटी के जब हम पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें होती है। तो ये कुछ वैल्यू एनरिचमेंट है, ये इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं और कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो कई डीपर डायमेंशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है? पॉवर्टी बिकॉज़ इट गोज़ बियॉन्ड इनकम। तो एक तो मैंने आपको इसमें बताया था कि आप जब टाइप्स यहाँ देखते हैं तो आप जनरली देखते हैं कि एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है और एक रिलेटिव पॉवर्टी होती है। लेकिन अभी हम यहाँ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की पॉवर्टी होती है। पॉवर्टी ऑफ विल, पॉवर्टी ऑफ कल्चर, पॉवर्टी ऑफ वैल्यू, एक्सेट्रा, और जितने डायमेंशंस आप सोच के इंक्लूड कर सकते हैं। कहीं पे अगर क्वेश्चन उस तरीके से आया, कहीं पे फिट हो रहा है तो आप डाल सकते हैं। पॉवर्टी ऑफ विल क्या होता है? जब किसी के पास विल पावर ही नहीं होती, वो अपनी लाइफ डिसीजंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता। सो लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम, लैक ऑफ एम्पावरमेंट, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, ये इसके एग्जाम्पल है। पीपल स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स, दे फील हेल्पलेस, दे फील होपलेस, और दे सिंपली लैक इनर ड्राइव टू टेक एक्शन। तो ये जो पोवर्टी ऑफ विल है, दिस ब्लेम्स विक्टिम, ये पुअर को ब्लेम करता है फॉर पोवर्टी। तो ये क्या कहता है कि जो कॉज है पोवर्टी का, वो विक्टिम ही है, वो पुअर ही है, स्ट्रक्चरल कॉजेज या सोसाइटी नहीं है, ठीक है? ये इंडिविजुअल ब्लेम द पर्सन ब्लेम द सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ये अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बताऊंगी पॉवर्टी के, तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और बहुत अच्छा एंगेजमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगर पॉवर्टी ऑफ वैल्यू की बात करूं, तो जब लोगों में वैल्यू की कमी होती है, पैसा तो है पर वैल्यूज की कमी है, पीपल बिकम सेल्फ सेंटर्ड, मटीरियलिस्टिक एंड मोरली इनडिफरेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ है बट ह्यूमन वैल्यूज जो है वो डिक्लाइन हो रही है। इसका एग्जाम्पल क्या है? करप्शन डिस्पाइट डेवलपमेंट।
अब हम इसको पॉवर्टी वाले में क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो करप्शन है, ये किसी ना किसी पुअर को तो इम्पैक्ट करेगा ही ना, इसलिए हम पॉवर्टी ऑफ वैल्यू देखते हैं, ठीक है? तो कंट्री में हैव राइजिंग जीडीपी एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, बट इफ ब्राइबरी, इनजस्टिस, डिसऑनेस्टी आर कॉमन, दिस शोज द पॉवर्टी ऑफ वैल्यू। और ये कहीं ना कहीं इन जो नीचे के लोग हैं उनको इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो पॉवर्टी ऑफ वैल्यू किस तरीके से अफेक्ट करता है पुअर को, या कैसे मेंटेन करके रखता है पॉवर्टी, उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। व्हाई इट मैटर्स, अगर हम देखें तो लीड टू मॉरल क्राइसिस, सही गलत की समझ खत्म हो जाती है, सोशल बॉन्ड्स खत्म हो जाते हैं, वॉयलेंस इंक्रीज हो जाता है। अगर पॉवर्टी ऑफ वैल्यू नहीं होगा तो वॉयलेंस इंक्रीज होगा, इनइक्वालिटी आएगी, एलिनिएशन होगा, डेप्रिवेशन होगा, जिसकी वजह से पॉवर्टी आएगा। तो पॉवर्टी ऑफ वैल्यू किस तरीके से वॉयलेंस, इनइक्वालिटी, एलिनेशन, डेप्रिवेशन लाके दोबारा पॉवर्टी लेके आ रही है, ये पॉवर्टी ऑफ वैल्यू का एक एग्जाम्पल है। तो आप ऐसे में ये कोट यूज कर सकते हैं, अ सोसाइटी दैट सफर्स फ्रॉम पॉवर्टी ऑफ वैल्यू may shine in skyscrapers, but it collapses in character. True development is not just in wealth, but in wisdom. Not just in economy, but in empathy. This you can use in essay and ethics. तो poverty of value किस तरीके से poverty लेके आ रहा है, वो एक है। फिर एक है poverty of culture. Poverty of culture क्या होता है? When people lack awareness, pride और practice, they do not practice their own cultural heritage. तो loss of identity, belongingness, homogenized global culture at cost of diversity, ये poverty of culture के एग्जाम्पल हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जहाँ हम देखते हैं poverty का सिर्फ मटेरियल डेप्रिवेशन नहीं है, ठीक है? एक डायमेंशन इसका मटेरियल डेप्रिवेशन हो सकता है, लेकिन और भी इसके डायमेंशंस होते हैं। तो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉवर्टी इज मल्टी डायमेंशनल, जिसमें कल्चर, मॉरल, सोशल, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ये सब भी इंक्लूडेड होते हैं। हेंस नॉट ऑल पॉवर्टी इज विजिबल, सम इज फेल्ट इन साइलेंस, इन द सोल, इन द सेल्फ एंड इन द सोसाइटी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, पॉवर्टी एंड वेलफेयर स्टेट। तो यहाँ पर इसमें आप और अपने डायमेंशंस भी ऐड कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं डिफरेंट व्यू पॉइंट पर्सपेक्टिव्स बताऊंगी थिंकर्स के पॉवर्टी से रिलेटेड, तो ये चीज़ और भी इनरिच होगी आपकी। पॉवर्टी एंड वेलफेयर स्टेट का रिलेशन देखते हैं। अब दो पर्सपेक्टिव्स है इसमें। एक पर्सपेक्टिव है पॉवर्टी लीड्स टू वेलफेयर स्टेट, और दूसरा पर्सपेक्टिव है वेलफेयर स्टेट लीड्स टू पॉवर्टी। Poverty compel state to act, hence welfare policies emerge as a response। और ये पर्सपेक्टिव क्या कह रहा है? वेलफेयर reduces incentives to work, increases dependencies, which leads to poverty trap। ये देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना, ठीक है? तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है poverty gave birth to welfare state, और ये क्या कह रहा है? वेलफेयर स्टेट सस्टेन्स पॉवर्टी, ठीक है? तो पहला वाला देखते हैं हम कि पॉवर्टी एक ऐसा मेजर रीजन है जिसकी वजह से वेलफेयर स्टेट आया। इसके एग्जाम्पल से हम समझेंगे। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? गरीबी बढ़ गई, लोग फैक्ट्रीज में काम करते थे लेकिन कंडीशंस बहुत खराब थी। स्टेट ने क्या किया? 1942 में बेवरेज
रिपोर्ट लाए जिसमें 5 प्रॉब्लम्स बताई गई इस पॉवर्टी की। एक तो थी वांट इज़ योर पॉवर्टी, एक था डिसीज़, एक था इग्नोरेंस, एक था स्क्वेलर और एक था आइडलनेस। रिजल्ट क्या हुआ? गवर्नमेंट ने वेलफेयर स्टेट बनाया जिसमें फ्री हेल्थ सर्विस, पेंशन्स, एजुकेशन सपोर्ट दिया और ये प्रूव करता है कि पॉवर्टी ने फोर्स किया स्टेट को हेल्प करने के लिए, तो पॉवर्टी से वेलफेयर स्टेट आया। पहला एग्जाम्पल ये। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन आया 1930s में। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस आई, लोग बेरोजगार हुए, भुखमरी फैल गई। स्टेट ने क्या किया? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने न्यू डील शुरू किया, जॉब्स, इंश्योरेंस, ओल्ड एज पेंशन और पॉवर्टी की वजह से वेलफेयर प्रोग्राम्स वहां पर भी स्टार्ट हो गए। उसी तरीके से जर्मनी का एग्जाम्पल है। वर्कर्स पुअर थे, सोशल अनरेस्ट हो रहा था 1800s के आसपास। स्टेट ने क्या किया? वेलफेयर लॉज लेके आए। हेल्थ इंश्योरेंस 1883 में, एक्सीडेंट इंश्योरेंस 1884 में, ओल्ड एज पेंशन 1889 में। गरीबी और रेवोल्यूशन का दर ने वेलफेयर सिस्टम शुरू करवाया। इंडिया का एग्जाम्पल ले, पोस्ट इंडिपेंडेंस, देश आजाद हुआ लेकिन लोग बहुत गरीब थे। ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, फूड, हर चीज की कमी थी। स्टेट ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी के थ्रू वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। स्कीम शुरू हुई जैसे पीडीएस, मनरेगा, मिड डे मील, आयुष्मान भारत। तो पॉवर्टी की वजह से गवर्नमेंट ने वेलफेयर मॉडल अडॉप्ट किया। सो राइजिंग पॉवर्टी particularly due to industrialization, due to wars, due to economic crisis, made it imperative for the state to intervene, leading to creation of welfare states that guarantee minimum standard of living, social security and economic rights to all। तो जब हम इस पर्सपेक्टिव पे आंसर लिखेंगे, जब इनका रिलेशनशिप बताना होगा तो हमें दोनों रिलेशनशिप बताना होगा। पॉवर्टी लीड्स टू वेलफेयर स्टेट एंड वेलफेयर स्टेट लीड्स टू पॉवर्टी। जब हम ये वाला पर्सपेक्टिव बताएंगे तो पहले हम इसको लिखेंगे सिंपल, इसके बारे में बताएंगे कि क्या है ये, और उसको सब्सटैंशिएट करेंगे, अपने आंसर को जस्टिफाई करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ले लिया, ब्रिटेन का ले लिया, जर्मनी का ले लिया, यूएस का ले लिया, इंडिया का ले लिया। अब दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है? वेलफेयर स्टेट लीड्स टू पॉवर्टी। पिक्चर का दूसरा साइड है ये। कई बार वेलफेयर स्टेट खुद पॉवर्टी को बढ़ावा देता है या उसे सस्टेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मानना है कि अगर वेलफेयर स्कीम्स ज़्यादा हो जाए तो लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं और उनकी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। एग्जाम्पल्स, अब जब आप ये लिखोगे तो इसको भी अपने एग्जाम्पल से जस्टिफाई करोगे। वेस्टर्न कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलने पर कुछ लोगों की जॉब ढूंढने की मोटिवेशन ही लूज हो गई। इंडिया में ये आर्ग्यूमेंट है कि ये जो फ्रीबीज और सब्सिडीज हैं, ये लोगों को एग्रीकल्चरल रिफॉर्म या रूरल एंटरप्रेन्योरशिप से दूर ले जाते हैं। इसी का एग्जाम्पल है कैश ट्रांसफर्स।
अगर ये प्रॉपरली टारगेटेड नहीं होते तो वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की जगह नॉन प्रोडक्टिव कंजम्पशन में चले जाते हैं। दिया तो गया था फॉर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसकी जगह नॉन प्रोडक्टिव कंजम्पशन में चले गए। और पोवर्टी इसकी वजह से जनरेशन टू जनरेशन चलती रही। जब पोवर्टी जनरेशन टू जनरेशन चलती रही, इसी को हम कहते हैं पोवर्टी ट्रैप, जहाँ लोग वेलफेयर के सहारे जीते हैं लेकिन कभी भी उस पोवर्टी से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। इसमें एक टर्म भी यूज होता है, डिपेंडेंसी सिंड्रोम। यूएस में 1960s के बाद वेलफेयर स्कीम्स दिए गए। तो इशू क्या था कि कई लोग परमानेंट वेलफेयर पर डिपेंड हो गए, काम ढूंढने के मोटिवेशन ही कम हो गया। ठीक है। और चार्ल्स मुरे, जो ऑप्शनल वाले लोग हैं वो ये याद रख सकते हैं, और जो ऑप्शनल जिनका नहीं है सोशियोलॉजी, वो सिर्फ जो इसका पर्सपेक्टिव है वो डाल सकते हैं। चार्ल्स मुरे ने बोला कि वेलफेयर ने कल्चर ऑफ पोवर्टी क्रिएट किया, जहाँ लोग पुअर ही रहना एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वेलफेयर ने गरीबी तो खत्म नहीं की, बल्कि कुछ जगह उसे परमानेंट बना दिया। तो ये डिफरेंट व्यूज है। और डिफरेंट व्यू क्या है कि हम जब अपना आंसर एंड करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं। एक व्यू है कि वेलफेयर इंश्योर्स सोशल ऑर्डर। कैसे? बाय इंटीग्रेटिंग पुअर। एक पर्सपेक्टिव क्या है, वेलफेयर इज अ बैंडेड सोल्यूशन। रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम है कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। एक पर्सपेक्टिव क्या है, वेलफेयर कैन एम्पावर वुमेन स्पेशली थ्रू चाइल्ड सपोर्ट एंड मैटरनल एड। बट अगर इस वेलफेयर को पेट्रियार्कली डिजाइन किया गया, इफ इट इज पेट्रियार्कली डिजाइंड, इट मे री डिपेंडेंसी। एक क्या कहता है पर्सपेक्टिव कि स्टेट वेलफेयर शुड बी लिमिटेड, मार्केट्स आर बेटर एट रिड्यूसिंग poverty एंड encouraging प्रोडक्टिविटी। तो जो ऑप्शनल के बच्चे नहीं है वो तो इस तरीके से इसको लिखेंगे। ठीक है, जहाँ पर जो फिट हुआ कि वेलफेयर इंश्योर्स सोशल ऑर्डर बाय इंटीग्रेटिंग पुअर। Welfare is the band-aid solution. Real problem is capitalist exploitation and structural inequality. Welfare can empower poor women, especially through child support and maternal aid, but if patriarchally designed, may reinforce dependency. State welfare should be limited. Markets are better at reducing poverty and productivity. अब जो ऑप्शनल के बच्चे हैं ये सोशल ऑर्डर के आगे लगा देंगे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, बैंडेड सॉल्यूशन वाले के आगे लगा देंगे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव या कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, यहाँ पर लगा देंगे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव या फेमिनिस्ट थ्योरी, और यहाँ पर लगा देंगे न्यू लिबरलिज्म। बस सिंपल है। सो पोवर्टी gave birth to welfare state and in some cases the welfare state helps sustain poverty. ये जो duality है, this highlights a central policy dilemma कि भाई अगर बहुत कम वेलफेयर करेंगे तो पुअर नेग्लेक्ट होगा, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी आएगी और पोवर्टी आएगी। अगर बहुत ज्यादा वेलफेयर करेंगे तो डिपेंडेंसी आएगी, लोग डिपेंडेंट हो जाएगा और परमानेंट अंडर क्लास बना लेगा।
So the challenge lies in designing welfare that uplifts without trapping and encourages capability development, not just survival. तो अमर्त्य सेन का क्या कहना है कि वेलफेयर का जो गोल है वो सर्वाइवल नहीं, एम्पावरमेंट होना चाहिए। मतलब लोगों को पैसा या सब्सिडीज देनी काफी नहीं है, उन्हें अनेबल करो कि वो अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप करें थ्रू एजुकेशन, थ्रू स्किल ट्रेनिंग, थ्रू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, थ्रू सोशल मोबिलिटी। जो भी आप वो फैक्ट वाला जो मैंने पर्सपेक्टिव बताया था उसमें आप पढ़ोगे नोट्स वगैरह से अपने, ठीक है। सो एम्पावरमेंट इज मच 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 इम्पॉर्टेंट देन entitlement. Empowerment should be the long term vision of welfare या ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और ज़्यादा डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखेंगे पॉवर्टी में, स्पेशली उसके कॉजेस को बेस मान के। जब हम यहाँ पर कॉजेस देखते हैं तो हम यहाँ पर इस तरीके से कॉजेज़ देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, लैक ऑफ एक्सेस। यहाँ पर कॉजेज़ आप अलग आपको देखने को मिलेगा। ब्लेम द सोसाइटी, ब्लेम द पर्सन, अलग-अलग व्यू पॉइंट दिखेंगे। सो यहाँ पर हम एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखेंगे कॉजेज़ पे। थैंक यू, कीप स्टडिंग।